नमस्कार फ्रेंड्स, लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। फाइनली जो A to Z बेसिक टू एडवांस कोर्स है उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 5 है। और इससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं कि मार्केट में क्या क्या टर्म्स होते हैं जिनको हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे कि आज का जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट कैसे रीड करना बिफोर इन्वेस्टिंग। अक्सर आपने सुना होगा और मेरे से भी सुना होगा, मेरे कई सारे वीडियोज में लगातार मैं कहता रहता हूँ कि देखिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट के अंदर, और इसीलिए हम आए हैं क्योंकि मार्केट में सभी का एक ही गोल है, मेरा हो या आपका गोल। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं ना वो मार्केट में इसीलिए तो आते हैं, प्रॉफिट करने, पैसा बनाने के लिए ही मार्केट में लोग आते हैं कि भैया पैसा बनेगा मार्केट के अंदर, मार्केट में चलो पैसा डालो और पैसा बनेगा। एग्जैक्टली पैसा बनेगा कब? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि देखिए पैसा बनाने के लिए तो हम आते हैं, और मोस्टली यहाँ पर मैं 90% लोग देखे हैं जो मार्केट से पैसा बनाने के लिए आते हैं, लेकिन जाते हैं कैसे? खाली आते हैं भर के, लेकिन जाते हैं आखिर में लॉस करके मार्केट को देकर जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने बेहतर तरीके से मार्केट को लर्न नहीं किया। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपको देखिए हमारा सभी का गोल भविष्य में क्या है? जॉब करने का या बिजनेस करने का। और मैं आपसे यही कह दूं क्योंकि हम सभी का गोल क्या है? जॉब या बिजनेस। अब बिजनेस का गोल तो है, बट ऐसा तो बिजनेस कर नहीं सकते या ऐसा तो जॉब कर नहीं सकते कि जॉब की भी कुछ क्राइटेरिया है। बिजनेस करने के लिए अगर आपने कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहिए तो उसके लिए भी अभी सर्टिफिकेट की डिमांड है। अक्सर कुछ बड़े अगर आप आईटी सेक्टर में डालेंगे या कुछ ऐसा बिजनेस डालेंगे तो वहां पर भी सर्टिफिकेट की डिमांड है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि जॉब करना है आपको। जो जॉब करने के लिए आपसे क्यों कहते हैं, आपके पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि बेटा पढ़ ले कुछ अच्छी सी नौकरी लग जाएगी? क्योंकि हम सभी का जो वर्डन है ना, एक कह सकते हैं कि माहौल जिससे हम कह सकते हैं, तो हमारे आस पड़ोस में एक ही तो यही है कि भैया जॉब करना है तो हमें बेस से बेस्ट एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि एजुकेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगा, उस चीज के बारे में पता नहीं होगा, तो फिर हम जॉब करेंगे कैसे? क्योंकि हमें जिस फील्ड की जॉब चाहिए, मैं मानता हूं कि आपको आर्मी की जॉब चाहिए या आप कोई आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो आप आईटी सेक्टर के लिए ना उसी से रिलेटेड किताबें पढ़ोगे, उसी से रिलेटेड एजुकेशन करोगे, तो उसी से रिलेटेड आप स्कूल में जाओगे, आप कॉलेज में जाओगे, या आप जो भी करो, बीटेक करो, इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, तो आपको वही एजुकेशन की जरूरत है। फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? और यहां पर हमें क्लास 1 से लेकर 10, 12 बीए, बीएससी, बीटेक करना पड़ता, तो इसके लिए हमें लगभग कह सकते हैं कि 10 से 20 साल लगातार स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं हम जॉब करते हैं। तो जॉब करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस, 10, 15, 20 साल हमें जॉब के लिए पहले स्टडी करना होता है, पैसा कमाने होना है। एक्चुअली ना पूरा अगर हम गोल की बात करें तो पैसा ही कमाना जॉब से। जॉब तो एक सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आखिर में गोल क्या है? वो गोल तो यही ना, पैसा, मनी। और मनी ही जब करना है और हमने 20 साल मेहनत करके पढ़ाई की पैसा कमाने के लिए, फिर पैसा जब ग्रोथ करने की बारी आती है, एग्जैक्टली समझना, जब पैसा उसे ग्रोथ करने की बारी आती है तो फिर हम स्टॉक मार्केट देखते हैं या बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कुछ लैंड खरीद लो या रियल एस्टेट में चले जाओ। मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, स्टॉक मार्केट में हम लोग आते हैं, तो फिर यहां पर क्यों नहीं एजुकेशन की जरूरत पड़ती? सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग आते हैं अक्सर मार्केट में आकर पैसा डाल देते हैं। किसी ने भी बता दिया कि विकास लाइफ केयर ऊपर जाएगा, एक एग्जाम्पल समझ लो कि किसी ने कह दिया ऊर्जा ग्लोबल ऊपर जाएगा, या आपने कहा कि ये कंपनी भाग रही, आपको उसके कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप उस कंपनी के बारे में ये भी नहीं पता कि कंपनी एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या करती, वो कंपनी करती क्या। आपको नहीं पता कि कंपनी बिजनेस मॉडल क्या काम करते, आपको नहीं पता कंपनी क्या करते, लेकिन फिर भी आप जाकर कंपनी में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो आपने 20 साल लगातार यहां पर एजुकेशन लिया, लगातार आपने जो पढ़ाई की, उसके लिए आप जॉब के लिए बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। फिर एग्जैक्टली ये क्यों? मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाहता हूं कि फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पहले क्यों नहीं एजुकेशन की जरूरत? तो मैं हर अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करो जैसे हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जॉब से पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, आपने पढ़ाई की, वो इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर भी कुछ नहीं तो आप 1 महीने, 2 महीने, इवन 6 महीने इन्वेस्टमेंट करो अपने ऊपर, उस मार्केट के बारे में सीखो कि कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, क्या होता है स्टॉक मार्केट, कौन सा कंपनी का बिजनेस मॉडल है, कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है। क्योंकि पैसा की बात है, पैसे ही कमाने के लिए हमने 20 साल दिए, तो फिर यहां पर जब पैसा ग्रोथ करने की बारी आती है तो किसी के कहने पर क्यों, इवन मैं अपनी बात करूं, मेरे कहने पर क्यों इन्वेस्टमेंट मत करो। क्योंकि मेरे कहने पर क्यों इन्वेस्टमेंट करो? क्योंकि आपको नहीं पता ना एग्जैक्टली। मुझे तो पता है कि कंपनी ये काम करती है, लेकिन आपको नहीं पता, तो फिर नहीं करना है।
मैं एक्चुअली कहता हूं, रियल कहता हूं कि आपको नहीं करना है, क्योंकि बिफोर इन्वेस्टिंग आपको पता होना चाहिए कि मैं कंपनी के अंदर आ रहा हूं। मैं कल को आपसे ये कह दूं, पिछला मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपसे मैं कह दूं कि आपको मैरिज करनी है, शादी करनी है, मैंने कह दिया कि वो लड़की के साथ शादी करनी, आप नहीं करोगे, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता है यार कि ये बंदा कैसे शादी करेगा ना, यही तो पता है। आप किसी के, आपके पेरेंट्स कहते हैं अक्सर, बहुत सारे ऐसे, आप मैं अगर 100 मेंस की बात करूं, 100 आदमी की बात करूं, जिसमें 100 आदमी की बात करूं, अगर लड़के की बात करूं, अगर शादी करने के लिए कहते हैं, तो अपने पापा की या मम्मी की बात यहां पर लगभग 30% ही लोग मानेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आजकल के दौर में 10% भी लोग मान रहे होंगे। गांव गली की बात है, लेकिन अगर गांव गली में तो मान ही लेते हैं, अक्सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज चल रही, तो कहीं ना कहीं 30% में मानता हूं कि लोग मान रहे हैं, फिर 70% लोग नहीं मान रहे। तो फिर आप क्यों शादी, मैंने कह दिया, उस लड़की के साथ करना नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है यार कि मुझे देखना है, उसके साथ मुझे रहना है, उसके साथ मुझे करना है, तो आपको वो सारी चीजें चेक करना, राइट। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं, या हम उस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो इनके ऊपर मैंने डिटेल में पिछले वीडियोस में चर्चा की। इतना सब कुछ जो मैंने बताया, थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। आज हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे कि बिफोर इन्वेस्टिंग की कंपनी, आपने सुना होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या करे। इससे पहले हम लोगों ने जो पीछे चीजें देखी वो थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं कि कंपनी का आईपीओ कैसा है। आईपीओ कैसा, क्योंकि स्टॉक ही मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, स्टॉक मार्केट, या हम इस पर कह देते हैं शेयर मार्केट। तो भैया शेयर अगर आया है तो कैसे आया मार्केट के अंदर, और यहां पर हमने देखा कि इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है, आपने देखा निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या होता है, आपने बैंक निफ्टी देखा कि बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, आपने देखा। यह बहुत सारे टर्म्स जो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए। फिर आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद ही ये सारी चीजें मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई आया, जिसे हम मार्केट कहते हैं, जहां पर ये तो शेयर हो गया, यानी कि ये एक स्टॉक या शेयर कह सकते हैं, जिसके आईपीओ की थ्री मार्केट के अंदर आया, और उसके बाद ये मार्केट के अंदर बिचने के लिए तैयार है। मार्केट जिसको हम कहते हैं कि जहां पर आप सब्जी खरीद रहे हैं, ऐसे ही यहां पर शेयर की लेन देन होता है, यानी कि यहां पर डिमांड एंड सप्लाई चलती है मार्केट के अंदर। जितना डिमांड होगा उस हिसाब से बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो मार्केट में क्या चीज, वही चीज गिर जाएगी, है ना। तो ये हमने देखा। फिर शेयर में आपने देखा कि शेयर हमें खरीदना है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फैक्टर, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत सारी चीजें देखी कि पी रेशियो क्या था, पीबी रेशियो क्या मतलब क्या है, या थोड़ा सा मैं आपको दूसरे उसमें लेकर चलता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो हम लोग पिछले टर्म्स की बात कर रहे थे कि पहला हमारा सबसे पहला क्या था टॉपिक, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था पीबी रेशियो क्या है, कि पी रेशियो क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट को देखने से पहले पी रेशियो की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका बहुत बड़े मायने होते हैं। अक्सर आपने बड़े इन्वेस्टर से सुना होगा कि कंपनी का पी क्या चल रहा है, उस अभी निफ्टी का पी क्या चल रहा है, मार्केट गिरने वाला है, लेकिन हमें पता हो कि मार्केट एक्सपेंसिव चल रहा है या सही वैल्यूएशन पर मार्केट चल रहा है, तो एग्जैक्टली हम लोग पी रेशियो से पता करते हैं। पीबी क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, कैसे पता करें कि स्टॉक का पीबी का मतलब क्या होता है, क्यों हमें ये सारी चीजें देखनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने आरओसी देखा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी, इनका मतलब क्या होता है। आरओसी आरओई जहां मैं लगातार कहता हूं कि 15 प्लस होना चाहिए बेहतर के लिए, यहां पर मैं कहता हूं कि फेयर वैल्यू के आसपास 1 के आसपास होना चाहिए, जितना कम हो। जैसे हम लोग पीबी की बात करते हैं स्टैंडर्ड 20 के आसपास, ये जितना कम होगा ये भी जितना कम होगा उतना बेहतर चलेगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर चलेगा। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हमें चेक करना है कि कंपनी के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं। एंड इसके बाद हम लोगों ने और सारी चीजें देखी, जैसे डेट क्या होता है कंपनी के पास, रिजर्व क्या होता है कंपनी के पास, रिजर्व क्या मायने होते हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी हमें चेक करना बिफोर इन्वेस्टिंग, कितना कंपनी ने अभी प्लेस रखा हुआ, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि प्लेस का मायने क्या होता है। और इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे और, जैसे अगर हम ईपीएस क्या होता है, हाँ ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या होता है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अर्निंग पर शेयर कितना कंपनी अर्न कर रहा है। तो बहुत सारे टर्म्स थे जो मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए थे, और ऑलरेडी ये सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। यहां से दिखेगा, ये आपने सब्सक्राइब करना है, और ये लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। साथ में
क्या, आपको थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। आपकी जो क्लासेस मिस हो गई हैं, आप प्लेलिस्ट में आओगे और आपको यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ये वाला प्लेलिस्ट आप देखिएगा यहां पर, ये वाला प्लेलिस्ट पहले जहां पर बेसिक टू लर्निंग क्लासेस। तो इसमें जो पिछली क्लास है वो सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, जितनी भी हमने लोगों ने रिकैप किया वो सारी चीजें आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएंगी। आप बारी बारी से सारी क्लासें देख सकते हो, राइट। अब बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए थे, एक अडानी टोटल गैस और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री। दोनों परफेक्ट एग्जांपल थे जिसको हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। अब अक्सर जैसा हम लोग कहते हैं ना कि बिफोर इन्वेस्टिंग हमें देखना, बैलेंस शीट देखना, कई सारे लोग कहते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या करिए, अरे जरा देखना। जैसा मैं अक्सर अपनी ऑफिस में कहता हूं अपने एम्प्लॉय से कि उस कंपनी के बैलेंस शीट देखना, उस कंपनी के पास डेट कितना है, तो उस कंपनी के पास रिजर्व कितना, उसका डेटा डेज कितना है, उसके पास क्या वो लगातार अपने रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, उस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपको एग्जैक्टली पता चलता है। जैसा आप यहां से देखोगे, ये Skinner.in है, आपको पूरा यहाँ चार्ट मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, पीयर प्रॉफिट, यहाँ क्वार्टर वाइज मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगा। तो ये बैलेंस शीट शॉर्ट में इन्होंने दे दिया यहाँ पर कि कंपनी के पास जैसा इक्विटी कैपिटल कितना है, लगातार आप देखोगे बढ़ रहा होगा। रिजर्व कंपनी का क्या कह रहा है, क्या ये कंपनी रिजर्व को अपने इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि रिजर्व एक बहुत बड़ा मैटर होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि रिजर्व क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि आपके पास रिजर्व है, मैं कहता हूं कि आपके पास बैंक के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हो, तो ये क्या आपके पास रिजर्व है, या आपने कोई एसेट खरीद रखा, कोई लैंड जमीन खरीद रखी, तो वो क्या आपके पास एसेट्स है, यानी कि उसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो कंपनी के पास क्या रिजर्व बढ़ा, अगर रिजर्व तभी बढ़ेगा जब कंपनी लगातार प्रॉफिट करेगी, तो उसका रिजर्व जाहिर सी बात है कि रिजर्व होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें यहां से रिजर्व पता चलेगा। प्रेफरेंस कैपिटल क्या है उसके पास, वॉरिंग मतलब डेट, कंपनी ऐसा तो नहीं कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, सेल्स भी कर रहा है, लेकिन कंपनी क्या उसे डेट तो नहीं इंक्रीज हो रहा है कि कंपनी के पास कितना डेट, हमने उस कंपनी के अंदर पैसा, मेरी मेहनत की कमाई थी और मैंने 10,000 रुपए इस कंपनी के अंदर डाल दिया और मुझे नहीं पता कि कंपनी ऑलरेडी पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है और मैं ऐसे लंगड़े घोड़े पर दाव लगा रहा हूं जो ऑलरेडी ही लंगड़ा पैदा हुआ। तो आपको ये हमेशा देखना कि कंपनी के पास डेट कितना है। जैसे ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेट ऐसा कंपनी को क्या करना चाहिए, कम हो, यानी कि कंपनी लगातार डेट हो, जितना डेट अगर फ्री होगी कंपनी, यानी कि आप उस कंपनी को, मैं कहता हूं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, आपने बैंक से लोन नहीं लेकर रखा या आपने अपने रिश्तेदारों से किसी से कर्ज नहीं ले रखा, यानी कि आप स्वतंत्र हैं। आपके पास जो भी नेटवर्थ होगी, कल मानता हूं कि आपने जो भी बिजनेस किया या आपने जॉब किया, आपको 20,000 रुपए पर महीने मिलते हैं, आपके पास बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, आपको कोई बिल पे करना नहीं, यानी कि आप स्वतंत्र हैं। तो आप इसका घर का खर्चा निकालने के बाद, जो भी एक्सपेंसेस करने के बाद जो आपका बच रहा, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आपने बचा, वो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करोगे या आप उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करोगे, राइट। तो उसे हम कहते हैं कि यहां पर कंपनी ने आपने क्या किया, उस चीज को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिजर्व रखा हुआ। अगर वही डेट होता, हम कमा रहे 20,000 रुपए और मेरे खर्चे यहां पर 25,000 जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपए कहीं ना कहीं से उधार ले रहे हैं। तो ये महीने दर महीने क्या होगा, बढ़ता जाएगा और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ये हमेशा हमें देखना कि बिफोर इन्वेस्टिंग कंपनी के पास डेट कितना है। ऐसा तो नहीं कंपनी कर्ज में जा रही है और हम उस कंपनी के अंदर एक तो हम 10,000 20,000 कमा रहे हैं और ऊपर से हम इस कंपनी को दे रहे हैं। तो वो लगातार जहां हमें प्रॉफिट करना चाहिए कंपनी के अंदर, हम प्रॉफिट बुक करने के लिए आए थे, बनाने के लिए, और वो हम क्या कर रहे हैं, लॉस करके जाएं। कभी भी कंपनी कुछ भी हो सकता है। और अक्सर ये सारी चीजें कहां मिलती हैं, पेनी स्टॉक के अंदर। पेनी स्टॉक जैसे हम लोग कहते हैं कि कंपनी के पास जितना कैपिटल नहीं, मार्केट कैप नहीं, उससे ज्यादा कंपनी ने क्या करके रखा, डेट लेके रखा। तो हमेशा ऐसी कंपनी से आपको क्या करना, अवॉइड करना है कि आपने देखना है कि मार्केट कैप कितना कंपनी के पास और डेट कितना है। इससे आप डेट टू रेशियो से भी पता कर पाओगे कि कंपनी के पास डेट कितना है, कितना रेशियो है। वो सारी चीजें हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो उसमें सीखते जाएंगे, राइट। तो ये डेट का आपने कॉन्सेप्ट देखा। मैं आपको इसकी पूरी बैलेंस शीट के ऊपर लेकर चलूंगा। स्किनर वाला थोड़ा ही डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। देखिए मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपकी जॉब 20,000 रुपए की है, आप 20,000 कमा रहे हैं महीने का, आपके पास कोई लोन नहीं, आपने कोई डेट नहीं ले रखा, कोई क्रेडिट कार्ड, आपको कुछ भी ईएमआई पे नहीं करना। तो आपने मानता हूं कि यहां पर 15,000 रुपए आपके महीने के खर्च हो गए, बचा कितना, 5,000। अब 5,000 रुपए आप या तो बैंक में रखोगे या फिर कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, जोड़ोगे पैसा कि मैंने ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो यहां पर वही चीज आपको क्या मिल रहा है, कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। जैसा देखिए साल दर साल आप कंपनी क्या कर रही है, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज, क्योंकि कंपनी के पास बैलेंस है,
इन्वेस्टमेंट तभी तो कर पाएगा जब कंपनी के पास कुछ अलग एक्स्ट्रा मनी होगा, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, सब कुछ खर्चे और अपनी सारी चीजें निकालने के बाद। यहां पर अदर एसेट देख सकते हैं, टोटल एसेट देख सकते हैं। अब आपको पूरी पिक्चर के ऊपर लेकर चलता हूं। एग्जैक्टली अभी तो हमने सिर्फ कुछ पॉइंट्स देखे, अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि पूरी बैलेंस शीट क्या होती है। तो आपको फ्रेंड्स आना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। जैसा मैं आपको यहां पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर आया, आपको यहां पर किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर लेना। मान लेते हैं क्योंकि मैं एटीजीएल की बात कर रहा हूं तो एटीजीएल की ही बात करूंगा, अडानी टोटल गैस। और आपको ये फ्री कॉस्ट है, मैं किसी वेबसाइट की यहां पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, कोई फेड वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा ये दायित्व है फ्रेंड्स। हाँ, एक और चीज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं फ्रेंड्स, मेरे नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट की तरफ से मैं आपको बता देता हूं, HOSM, जिसे हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट आप कह सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का ना प्रीमियम ग्रुप के लिए पैसा मांगा जाएगा, ना ही तो आपको कोई ऐसी सर्विस बेची जाएगी जिसके लिए आपसे कोई पैसे की डिमांड की जाए, फीस की डिमांड की जाए। तो जो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, प्लीज ऐसे लोगों को अवॉइड करें। ये सभी जो टेलीग्राम चैनल हैं या जो भी यूट्यूब चैनल मेरे नाम से बनाकर रखे होंगे, तो इनसे आप सतर्क रहें, अपनी डिटेल, अपना पैसा कहीं पर भी ना दें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर अभी आप कह रहे थे कि 10,000 रुपए दीजिए, 3 घंटे बाद 30,000 रुपए दे दूंगा। अगर इतना आसान होता तो मैं खुद का ये सब कुछ अपना बेच के दे देता, मैं खुद ही नहीं कर लेता। अगर मानो थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10,000 रुपए दीजिए, 3 घंटे बाद मैं 3 गुना करके दे दूंगा, तो मेरे पास जो भी घर, जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं उसको बेच के 3 गुना ना कर लेता 3 घंटे में। अगर इतनी आसान जो लोग मांग रहे हैं तो उनसे ये बोलो कि भैया आप ऐसा करो, अपना घर, गाड़ी, जो भी आपके पास है, सब कुछ बेच के 3 घंटे में क्यों नहीं 3 गुना पैसा कर लेते हो। तो किसी को मत दीजिएगा प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। तो हम लोग चल रहे थे यहां कहीं, ठीक है। तो ये हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर है। ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पर चर्चा कर रहा हूं। आपको नीचे आना है, यहां कहीं देखिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और यहां से आपको मिलेगा एग्जैक्टली इस जगह पे देखो, बोर्ड ऑफ मीटिंग। और हाँ, यहां पर फाइनेंशियल जहां पर लिखा हुआ, यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिलेगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और रेशियो। तो आपको ये जो बैलेंस शीट है इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और आप देखिएगा ये आपके सामने एक बैलेंस शीट ओपन हो गया। सर कैपिटल कितना है, और इधर आप देखोगे तो आपके साइड पे यहां कुछ ऑप्शन और दिख रहे होंगे। यहां पर देखिएगा, इधर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे यहां पर, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टर रिजल्ट, हाफ रिजल्ट, 9 मंथ रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, कैश फ्लो, रेशियो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, राइट। तो ये थोड़ा सा मे भी आपको डल दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहां पर बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने अडानी टोटल गैस की ये बैलेंस शीट ओपन होकर आ जाएगी। यहां पर कुछ ऑप्शन और मिलेंगे, जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे। न्यू बैलेंस शीट देखना है या ओल्ड बैलेंस शीट देखना है, वो सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएगा। देखो कितने सारे रेशियो हैं, देखना सारी चीजें तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे वास्तव में, तो ये सब कुछ आप चुटकियों में करना है, जान जाओगे कि एग्जैक्टली कंपनी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। अब यहां पर न्यू भी बैलेंस शीट है और ओल्ड बैलेंस शीट है, तो मैं मान लेता हूं कि आप न्यू बैलेंस शीट देखिए। मैंने यहां पर क्या किया, गो कर दिया। अब आपके सामने ये बैलेंस शीट ओपन होकर आ गई, न्यू बैलेंस शीट ओपन होकर आ गई। ये वाला देखो, न्यू बैलेंस शीट देखिए। ये सारे नंबर जो दिए गए होंगे वो करोड़ में ही आपको फिगर्स दिए होंगे। किसी भी कंपनी का देखो कि यहां पर सीआर में ही आपको फिगर मिलेंगे। तो यहां से आपको वो सारी मंथली या ईयरली आपको मिलेगा, जैसे 2019 5 साल का मिलेगा डेटा। आप यहां से यहां तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये सारा डेटा दिया गया। सबसे पहले आपको मिलेगा कैपिटल शेयर, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये अक्सर आपको यही मिलेगा जो भी चल रहा है, वो सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद आप यहां से देखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कंपनी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आपने एक बार मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना आरओए, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि कंपनी कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल इशू से कंपनी ने कितना पैसा लिया है किसी, जैसे मान लेता हूँ कि अगर कंपनी को डिविडेंड पे, और इसके ऊपर किसी सेपरेट वीडियो में चर्चा करूंगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। 3 तरीके से कंपनी कभी भी फंड रेज कर सकता है, ठीक है। या तो कंपनी आईपीओ ला सकता है, या तो लोन ले सकता है जैसे हम डेट की बात करते हैं, या प्रेफरेंशियल इशू अलॉटमेंट कर सकता है। अब ये तीनों तरीके हैं, यहां से पब्लिक से लेगा, यहां से बेस्ड इंस्टीट्यूशन से ले सकता है। यानी कि जब कंपनी प्रेफरेंशियल इशू अलॉटमेंट करता है, या तो वो पर्टिकुलर किसी इन्वेस्टर से पैसा लेगा या पब्लिक से भी ले सकता है प्रेफरेंशियल इशू। तो यहां पर पर्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोग होंगे, उनसे कैपिटल लेगा। तो जब भी कंपनी का प्रॉफिट आएगा तो यहां पर क्या होगा, फिक्स डिटरमाइंड होता है, यहां से फिक्स
लिमिट होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि डेट लिया, आपने लोन लिया, तो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा भैया मैं आपसे 10% एनुअली रिटर्न से लूंगा, 10% का मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। ऐसे प्रेफरेंशियल इश्यू वालों के साथ भी होता है कि अगर कल को कंपनी दिवालिया हो जाती है तो सबसे पहले जो भी कंपनी खरीदेगी दिवालिया कंपनी को, तो जो पैसा होगा वो प्रेफरेंशियल इश्यू वालों को सबसे पहले दिया जाएगा। या कंपनी ने प्रॉफिट किया तो जैसे डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, तो सबसे पहले ये एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए, उसके बाद आम पब्लिक जो आम रिटेलर्स जिसको कॉमन रिटेलर्स कहते हैं, कॉमन इन्वेस्टर कहते हैं, उनको एलिजिबल होंगे। तो जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो वो दो फैक्टर होते हैं, उनको निकालने के बाद आम नागरिक जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए वो डिफाइन किया जाता है। उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो कभी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो यहां से आप देखिए प्रेफरेंशियल कैपिटल आपने देख लिया, यहां से शेयर कैपिटल आप देखिए, जो चीज हम लोग यहां देख रहे थे शेयर कैपिटल, आपको यहां से रिजर्व एंड सरप्लस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया कंपनी, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, रिजर्व की बात कर, रिजर्व एंड सरप्लस नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंपनी के आशा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिजर्व लगातार घट रहा है, यानी कि कंपनी के पास से क्या जा रहा है, वो कंपनी अपने पास से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास गेहूं लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है, एग्जाम्पल समझना आप, क्योंकि हम सभी आटा खाते हैं, तो गेहूं के मेरे पास 10 पैकेट थे, 10 पैकेट मेरे पास गेहूं थे, कल को अगली साल मेरे पास 15 पैकेट होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा कैपिटल बढ़ेगा, मतलब मेरे क्या होगा यहाँ पर रिजर्व बढ़ना चाहिए। मगर अगर इनकम बढ़ाऊंगा या मैं अच्छी तरीके से खेती करूंगा तो मेरे ये क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे ही फिर 20 होना चाहिए, 30 या 50, 100 इस तरीके से बढ़ना। तो ऐसा तो नहीं कि मेरे पास खेती में अच्छे कर नहीं पा रहा हूं, यानी कि मैं लोन आपको डेट दे रहा हूं और मैं पैसा जैसे मैं पैसा दे रहा हूं, तो ये क्या हो 8 हो जाए, फिर 5 हो जाए, 4 हो जाए, यानी कि मेरे पास रिजर्व जो रखा था वो भी मैं घटा रहा हूं, मैं अच्छे से पैदा नहीं कर पा रहा हूं, और मेरे पास जो यहां पर 10 पैकेट पड़ा था वो भी मेरा कम हो रहा है, यानी कि मैं उससे खर्च कर रहा हूं और पड़े पड़े मैं सुस्त पड़ा हूं। तो वो काम नहीं करना कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं अच्छी तरीके से काम कर रहा हूं, और जिससे पता चलेगा कि कंपनी की हेल्थ, यानी कि आप उस कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो यहां से देखिएगा 2019 में एटीजीएल के पास लगभग 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व था, फिर 1300 करोड़ हुआ, फिर 1800 करोड़ हुआ, फिर 2300 करोड़ हुआ, और अभी 2828 करोड़, यानी कि 2828 करोड़ है। तो इससे क्या पता चलता है कि कंपनी लगातार अपने रिजर्व को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बेहतर कंपनी यहां पर परफॉर्मेंस कर रही है, इससे यही पता चल रहा है। दूसरा टर्म्स यहां से टोटल आपने यहां से देख लिया, टोटल आपको पता चल गया कि रिजर्व सरप्लस कितना है, तो आपने यहां से देख लिया। फिर शेयर होल्डर्स फंड, अब शेयर होल्डर्स फंड कितना है आपको ये भी पता हो, जैसा हम लोगों ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकाला था तो वहां पर शेयर होल्डर्स कैपिटल हमें पता चला। तो यहां पर शेयर होल्डर्स फंड कितना है, तो यहां से आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 1111। तो ये ऐसा शेयर होल्डर्स फंड बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा, तो ये भी बढ़ रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के पास ये भी इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां पर नॉन एसेट्स लायबिलिटीज, जिनकी हम लोग खर्चे की बात कर रहे थे कि कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी पड़ी हुई, एसेट्स कितने पड़े हुए, जिसको हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर आपको ये देखना कि लॉन्ग टर्म यहां पर कितना कंपनी के पास डेट, यानी कि वॉरिंग्स कितना है, तो आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं कंपनी के पास लगातार लॉन्ग टर्म डेट बढ़ रहा हो। तो अब यहां से देखो 345 करोड़ था, फिर कम हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर कम हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, यानी कि अल्टरनेटिव कंपनीज अपने आप को सस्टेन करे हुए हैं, लगातार कह सकते हैं कि सस्टेन किए हुए, बढ़ नहीं रहा तो घट भी नहीं रहा, यानी कि सस्टेन किए हुए। फिर टैक्स लायबिलिटीज नेट आप देख सकते हैं, ये भी लगातार आप देख सकते हो कि बढ़ा हुआ है। अदर लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म की आपको यहां पर करंट एसेट्स और ये सारी चीजें मिलेंगी, तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी की हेल्थ क्या, कितना एसेट बढ़ रहा है, कितना लायबिलिटी बढ़ रही है कंपनी के पास। थोड़ा सा यहां पर ट्रेड पेबल कितना है, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है कंपनी के पास, तो ये भी आपको पता चला। जैसा भी यस बैंक के साथ एग्जैक्टली आपने देखा था कि प्रॉफिट बहुत अच्छा था कंपनी का, नेट प्रॉफिट, लेकिन प्रोविजन इंक्रीज था क्योंकि कंपनी को, तो वहां से कंपनी क्या हुआ था, डिक्लाइन खा गया था। तो यहां से भी वही चीजें आपको मिलेंगी, जैसा भी यहां से देख सकते हो कि कैपिटल वर्क प्रोसेस कितना कंपनी, ये लगातार बढ़ना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैं आपको कवर अप कर लेता हूं, जैसे कि कंपनी के पास कितना कैपिटल है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, तो ये इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी इंक्रीज हो रहा है। प्लस पॉइंट है कि कंपनी को लगातार इंक्रीज करके बेहतर कर रहा है। तो फिक्स एसेट्स लगातार ये भी इंक्रीज होना चाहिए, वो भी बेहतर है। इन्वेंट्रीज कम होना चाहिए, इन्वेंट्रीज मतलब कंपनी के पास जो प्रोडक्ट बना रही कंपनी, जैसे वेयर हाउस इनको कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी प्रोडक्ट तो बहुत धड़ाधड़ बना रही है और वो पता चले कि ये वेयर हाउस में जाकर माल रुक गया, तो कल कंपनी क्या करेगी, इसके लिए कुछ इंप्लॉइज रखेगी, इसका
खर्चा भी करेगी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें, यहाँ रख रखाव का खर्चा, तो इन्वेंट्रीज भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी, जैसे अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जो लॉजिस्टिक वाली कंपनीज होते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि कंपनी के पास कितना इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री कम होना चाहिए, लगातार कम घटना चाहिए इन्वेंट्रीज। तो यहां से अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें, इसका ज्यादा ऐसे कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहां से देखिएगा लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये गलत बात है, इन्वेंट्रीज कम होना चाहिए, अदरवाइज ये बढ़ना नहीं चाहिए। इन्वेंट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। आपने नाम तो सुना ही होगा, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां पर कमोडिटी में ट्रेड की जाती है। लाइक हम क्रूड ऑयल की बात करें, या आप गोल्ड की बात करें, आप एल्युमिनियम की बात करें, बहुत सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास क्रूड ऑयल का बहुत सारा भंडार पड़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ली, और अक्सर देखा होगा कि ना ये 7 या 10 तारीख को आसपास ये नंबर आते हैं, जब इन्वेंट्री के नंबर, तो इन्वेंट्री के सब नंबर आते हैं, आई थिंक 7 दिन के अंदर ही आते हैं, क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा कमोडिटी के ऊपर एक्टिव नहीं रहता हूं और मैं उसके ऊपर ट्रेड भी नहीं करता हूं, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मे बी अगर कुछ हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, गलती हो जाए तो। ये मे बी 7 दिन एवरी 7 डेज के अंदर इसके इन्वेंट्रीज के नंबर आते हैं। और अक्सर जब इन्वेंट्री के नंबर आते हैं तो कमोडिटी वाले ना बहुत घात लगा के बैठते हैं कि नंबर कैसे आए, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। और अक्सर जिस दिन नंबर आते हैं ना, जैसे हम लोग रिजल्ट का वेट करते हैं स्टॉक वाले, तो उस दिन वो बूम करता है या डिप करेगा। तो इन्वेंट्री का वहां पर बहुत बड़ा है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स पड़े थे, मान लेते 10,000 करोड़ यहाँ पर बॉक्स पड़े हैं। तो इनके लिए क्रूड ऑयल में क्या करेगा भैया, कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, उनके रख रखाव का खर्चा देगी, वहां पर कितने एम्प्लॉय, कितने मेंटेनेंस, क्या खर्चा, तो वो सारे खर्चे हैं। अब वही चीज स्टॉक में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कल को वही इन्वेंट्री, M6 की बात करूं, इन्वेंट्री कम हुई, कंपनी ने 500 1000 बॉक्स थे और 1000 बॉक्स में से 700 बॉक्स बेच दिए, इन्वेंट्री कम हुई, स्टॉक मानो वो उस दिन क्या MCX, चाहे क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस, वो उड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री कम कर दिया, उनके खर्चे कम हो गए। तो वो चीज का इंपैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर, क्योंकि यहां पर ऐसा स्टॉक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता, फिर भी ये आपको बताने के लिए मैंने कहा इसको जितना कम होगा चलेगा, लगातार कम होना चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा और अगर हम फैक्टर को देखें, इन्वेंट्री के बाद अगर हम देखें ट्रेड, यहां से रिवर्सिबल कि भैया कंपनी कितना ट्रेड के रिवर्स कर रहा है, कितना ट्रेड कर रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ट्रेड रिसीवल है, तो कंपनी कितना ट्रेड के थ्रू रिसीवल कर रहा है अमाउंट, तो वहां ट्रेड हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इक्विटी शेयर का भी ट्रेड कर सकते, बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। वैसे मैं कहूंगा तो ये भी लगातार क्या होना चाहिए कि कंपनी को इंप्रूव होना चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि यहां से हुआ। अब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कंपनी ने शॉर्ट टर्म में कितना लोन ले रखा है, एडवांस में किस कंपनी से कितना पैसा ले रखा, तो ये भी जैसे डेट में आता है ना, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट की बात चल रही है, लोन की बात चल रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इसका इंपैक्ट हमें शॉर्ट टर्म वाला नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म वाला कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं, देखिए कंपनी के पास कभी हुआ करता 359 करोड़ था, वो अभी मात्र 41 लाख के आसपास है। तो ये बहुत पोटेंशियल बात है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के लिए कोई कंपनी ने एडवांस पैसा नहीं ले रखा, कोई शॉर्ट टर्म के लिए किसी से कोई पैसा लेकर नहीं रखा हुआ है। तो और कई सारे फैक्टर हैं जिनको आप टोटल एसेट्स और यहां से बहुत सारी चीजें देख सकते हो कि बोनस डिटेल यहां से देख सकते हो, अदर अर्निंग कंपनी कहां से कर रहा है, तो ये सारी कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही होंगी। फिर से अगर हम थोड़ा और अगर देखें, ये तो आपने यहां से देखा, तो ये न्यू बैलेंस शीट थी। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी आपको यहां से मिलेगा, जैसा आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो में कंपनी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट अभी मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैं आपको बता दूं उसके ऊपर आप जरूर फोकस किया करो। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स से पहले कंपनी कितना अर्न कर रहा है। मान लेते हैं इस कंपनी की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम था 100 करोड़, कंपनी ने यहां पर 70 करोड़ का क्या किया, एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चे कर दिया अपने उस प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन खर्चे, बहुत सारे अपने खर्चे कर दिए, एक्सपेंडिचर। अब कंपनी के पास जो 30 करोड़ रुपए बचा है, तो ये कंपनी क्या हुई बिफोर टैक्स इनकम, और इसके ऊपर फिर कंपनी क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर टैक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कंपनी के पास कितना बिफोर टैक्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो आप यहां से देखोगे हर क्वार्टर, हर ईयर में कंपनी ने क्या किया, अपने आप को इंक्रीज किया। उसके बाद आप यहां से नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख सकते हैं, ये भी लगातार इंप्रूव होना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो दूसरा जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपने देखा, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेट यहां से कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, उसमें से 70 करोड़ एक्सपेंडिचर में निकाल दिया कि रॉ मटेरियल खरीदा, कितना इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, पूरा यहां से एक्सपेंडिचर में निकाल दिया। 30 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड यहां से आपने देखा कि टैक्स के बाद जो भी बचा वो नेट प्रॉफिट है। उसके बाद यहां से कंपनी क्या कर रहा है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंपनी कितना अपने कोर बिजनेस है, यानी कि आप अगर मैं कहता हूं कि आप लाइक कुछ भी मान लेते हैं, एक्स
XYZ आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, XYZ कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, राइट। उस प्रोजेक्ट पर आप अपनी मेन बिजनेस, मान लेते पावर सेक्टर, सुजलॉन की बात कर लेते हैं, चलो कंपनी की, या इसी की कंपनी की बात करें, ATGL। ATGL क्या करता है, गैस सप्लाई करता है, ठीक है, गैस प्रोडक्ट, गैस सप्लाई करता है। तो ये अपनी मेन बिजनेस, इसमें अदर इनकम इंक्लूड नहीं है, इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे एसेट्स या कुछ कंपनी ने बेचा हो जिसको अदर इनकम की इंक्लूड नहीं करेंगे। कंपनी अपने मेन बिजनेस यानी कि कोर बिजनेस है, ATGL कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है वो आपको यहां पर देखने को, और यही एग्जैक्टली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दर ईयर ऑन ईयर ये आपको जरूर चेक करना है कि कंपनी ने अदर इनकम से, तो ऐसा नहीं आप कंपनी का बैलेंस शीट तो आपने रीड कर लिया, क्वार्टर के नंबर रीड कर लिए और आपने देखा कि कंपनी के क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपने ये तो देखा नहीं कि कंपनी ने भैया अपने मेन बिजनेस से जनरेट किया है, यार कहीं एसेट बेचकर। अक्सर छोटी कंपनीज के साथ होता है कि कंपनी क्या करती है, जिनके पास पहले धमाकेदार वो तेजी थी और एसेट बेचकर कंपनी ने क्या किया, अब की बार 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया एसेट, और अगले महीने में क्या हुआ, वो निगेटिव में चला गया। तो आपको आसान है कि अंधेरे में नहीं रहना, आपको मेन बिजनेस से देखना कि कंपनी अपने मेन कोर बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज से पता चलेगा। दूसरा आप यहां से देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने कैश फ्लो की बात की थी, एंड आप यहां से देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना कि कंपनी कितना प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है, एग्जैक्टली यहां से आप देख सकते हो जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। इनकम की बात करें तो इनकम देख, जहां से सेल्स, क्योंकि इनकम कहीं से किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, चाहे आप कपड़े बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ या प्रोडक्ट या सर्विस की बात करें कहीं से, क्योंकि आप बेचोगे तभी तो पैसा आएगा। या मैं मान लेता हूं कि मुझे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, मुझे अपनी कोई सर्विस बेचना है, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि मेरा ये वाला कोर्स है, वो मैं 100 रुपये को आपको पर वीडियो सेंड कर रहा हूं, तो मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूं ना, अपने सर्विस बेच रहा हूं, अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूं आपको 100 रुपए प्रति वीडियोस। तो उसी का मतलब है कि कंपनी का नेट सेल्स कितना, क्या कंपनी सेल्स लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज कर रहा है? अगर कर रहा है तो बेहतर है, यानी कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तभी तो कंपनी कहीं ना कहीं से प्रॉफिट लाएगा। हो सकता है उस कंपनी के पास बेशक वो डेट बहुत सारा हो, इस वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट ना कर पा रहा, लेकिन अगर सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस बेहतर कर रहा है तो आने वाले समय में जो कंपनी का डेट है वो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि कंपनी बेहतर सेल्स करेगा। तो यहां से आपने सेल्स देखा, एक्साइज ड्यूटी आपको देखना कि कितना कंपनी एक्साइज ड्यूटी कर रहा है, तो नेट आप देख सकते हो कि नेट सेल्स कितना कर रहा है, तो ये भी बेहतर होना चाहिए, लगातार आपको बढ़ना चाहिए नेट सेल्स। एंड अदर इनकम, जिसकी अभी लाइक हम लोग बात कर रहे थे अदर इनकम, वो भी यहां पर टर्म्स आ गया, यहां से देख सकते हो अदर इनकम। अदर इनकम से नहीं कंपनी की इनकम बढ़ना चाहिए, मैं थोड़ा सा कहूंगा बेशक बढ़े, मैं कहता हूं अच्छी बात है बढ़े, लेकिन आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। जब भी आप कंसीडर करो तो आपको कोर बिजनेस की तरफ ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है कि कंपनी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके वहां से भी अर्न कर सकता है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने आज एक खेत बेच दिया और इस वजह से मैंने अर्न किया, एक महीने के लिए, एक क्वार्टर में तो मैं अर्न कर सकता हूं, लेकिन परमानेंट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, परमानेंट में अर्न नहीं कर सकता, परमानेंट में हर क्वार्टर में अपना एक खेत नहीं बेच सकता हूं। तो ये आपको देखना, अदर इनकम बढ़ेगी घटेगी, यानी कि ये फिक्स इनकम नहीं है, सिंपल सी बात। तो हमेशा आपको कोर बिजनेस देखना कि कंपनी की नेट सेल्स कितना है, अदर इनकम में बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। अब स्टॉक एडजस्ट, यहां से भी आपको देखना कि स्टॉक एडजस्ट क्या है, टोटल आपको इनकम ये मिल गया कि भैया कंपनी कितना यहां से इनकम कर रहा है, वो आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद एक्सपेंडिचर, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल्स, जिसको हम एक्सपेंडिचर के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि कितना कंपनी के पास टोटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने लाइक अभी आपके पास कहा था कि 100 करोड़ की कंपनी है जिसने सेल्स किया 100 करोड़ का, 70 करोड़ कंपनी ने एक्सपेंडिचर में निकाल दिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या बचा उस कंपनी के पास? 30 करोड़। तो एग्जैक्टली वही सारी चीजें आपको आई कि ये कंपनी की सेल्स, ये कंपनी का एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, इसको अगर हम नेगेटिव कर देंगे 4,410 करोड़ में से अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर इसके माइनस कर दें 3510, तो आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 870 रुपए। तो ये भी लगातार क्या होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ना चाहिए कि कंपनी लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हमें देखना है। उसके बाद यहां से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोगों ने अभी ये सारी चीजें निकालने के बाद क्या क्या है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन, कि कंपनी कितना जो मशीन चला रहा है, जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि लाइक मान लेते हैं कि जीएसटी थोड़ी देर के लिए, तो डेप्रिसिएशन वो तो टैक्स के अंदर आ गया, डेप्रिसिएशन भी ऐसे लगता है किसी मशीन के अंदर लगता है। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट देख लिया, ये सारी चीजें देखनी। तो डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने कहा किसी मशीन, आज मैं जिस कंपनी जिस प्रोडक्ट को अपनी मशीन से बना रहा हूं, कल वो मशीन था 10 लाख रुपए का, लेकिन हर
महीने दर महीने ईयर ऑन ईयर उस कंपनी की जो मशीन है उसकी कॉस्ट कम होगा, तो उसके ऊपर क्या करे डेप, यानी कि वो कंपनी क्या करे डेप कर रही है, मशीन डेप कर रही है, तो उसको कुछ परसेंटेज हमें उसका हर साल 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 क्या होगा कम होता जाएगा। जैसे लाइक मान लो ये मेरी डिस्प्ले है, कल ये डिस्प्ले मैं 4 लाख की लाया था, आज मुझसे पूछोगे इस डिस्प्ले की जो कीमत है कल मैं अगर बेचूं ये डिस्प्ले क्या 4 लाख की बिकेगी, नहीं मिलेगी। तो यानी कि ये हमारे लिए क्या हुई लायबिलिटीज की तरह देख सकते हो, इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी कि हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेस 10% इसका प्राइस है वो नीचे जा रहा हो, तो ये भी हमारी क्या होगी उसमें इंक्रीज होगा, यानी कि जिस प्रोडक्ट से हम वो मशीन से प्रोडक्ट बना रहे हैं सारी चीजें निकालने के बाद जो टैक्स बच रहा वो आप यहां से देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आया। फिर रिपोर्ट नेट प्रॉफिट कैसे निकालना, ये डेप्रिसिएशन हमने टैक्स निकाल लिया, कितना हमारा टैक्स लग रहा है, उसके बाद टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट बचता वो हमें पता चलता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, रिपोर्ट नेट प्रॉफिट, जिसमें हमने देखा जैसे मैंने आपसे कहा कि पैट कितना बचा कि नेट इनकम, उसमें में से एक्सपेंडिचर माइनस, उसमें से हमने प्रॉफिट टैक्स निकाल दिया, उसके बाद हमारा ये प्रॉफिट बचा जिसको हम ये कहते हैं। तो ये भी हमें देखना कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। जैसा हमने देखा कि पहले कितना था 228, अभी कितना 529, तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आपने ये निकाल लिया, उसके बाद वैल्यू एडिशन है भैया, ये सारी चीजें वैल्यू एडिशन लगातार बढ़ रहा है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोगों ने पिछला मैंने आपसे कहा था कि एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अर्निंग पर शेयर कैसे आता है, बुक वैल्यू कैसे आती है, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये बुक वैल्यू कैसे निकल के आए, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि भैया हमने टोटल जो एसेट्स थे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी किया, जो भी हमारे पास बचा वो क्या बचा, बुक वैल्यू, तो वही हमारी बुक वैल्यू निकल के आ रही है। और ये लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ना चाहिए, किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये लगातार बढ़ना चाहिए। अब अर्निंग पर शेयर भी मैंने पहले बताया था, ये शॉर्ट टर्म में मैंने पहले बता दिया था, अब देखो वही चीज आई कि अर्निंग पर शेयर भैया कंपनी ने कितना अर्न किया, अर्न कितना किया था, टोटल अर्निंग ये थी कंपनी के पास। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, अब यहां से देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, शेयर इन इश्यू लाख में आपको दिए गए, ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स लाख में है, यानी कि 10,09,998 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो उसमें कंपनी ने क्या किया, इतने में ये क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा, आप देख लो 4.82, यानी कि प्रति शेयर पर अब कंपनी सिर्फ 4 रुपए 82 पैसे अर्न कर रहा है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बैलेंस शीट हमें यह बताती है कि हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, मेरे लिए बेहतर है, वैल्यू एडेड है या नहीं है, क्या मुझे यहां पर अवॉइड करना चाहिए या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा कि बिफोर इन्वेस्टिंग क्यों मैं कहता हूं कि बैलेंस शीट देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जितनी अभी तक हमने कहानी सुनी पढ़ी, और ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट था कि बिफोर इन्वेस्टिंग हमें ये टर्म्स थे जिनको देखना है, कैसा देखना रहता है, तो ये पूरी कहानी एक बैलेंस शीट की एक कह सकते हैं कहानी है जिसको हमें रीड करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये हमारे लिए एक वैल्यू एडेड चीजें होती हैं जिनको हमें देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे उसमें हम लोगों को स्वॉट एनालिसिस करना है कि भैया कंपनी में हमने ये तो देख लिया कि स्वॉट एनालिसिस करेंगे, क्या क्या स्वॉट एनालिसिस के अंदर होते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट थी इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि बैलेंस शीट थी, तो हमने ये देख लिया। स्वॉट एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि जहां पर हम स्ट्रेंथ देखेंगे, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स हैं। अब ये देखने के लिए हमें कंपनी की हेल्थ पता हो चुकी है कि कंपनी की बैलेंस शीट ये है। अब इसको देखने के लिए हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल को रीड करना पड़ेगा जहां पर हम स्वॉट एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल का, वो डिपेंड, ये किसी कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करना रहता है। अब ये मार्केट के स्टॉक प्राइस पर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म पर इंपैक्ट डालती हुई पड़ेंगी, क्योंकि आपने देखा ईयर दर ईयर कंपनी के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि कंपनी के बिजनेस देखकर, उसके फंडामेंटल को देखकर हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपनी साल दर साल अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो आने वाले समय में अगर कंपनी बेहतर करेगा तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। ये सारी चीजें पता। अब ये इंपैक्ट शॉर्ट टर्म के अंदर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, टोटली मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में क्या होगा, एफआई कभी भी कोई न्यूज आएगा, एफआई ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी या डीआई ने हिस्सेदारी खरीदी, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर इंपैक्ट अलग चीज है। ये आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म पर कैसे जज किया जाता है। अब उसमें ट्रेंड मार्केट को भी देखेंगे। तो जब हम लोग आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे जहां हम प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, और प्राइस एक्शन में
क्योंकि मार्केट का 70% जो पार्ट है ना वो प्राइजेक्शन है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइजेक्शन को देखकर कैसे किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग ऐड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव रहता है तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।